बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 19 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नील महल की रकासा। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालियावान मुसन्निफ़ है मेराहत। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 496 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 19 सफ़ा नंबर 270 से। इसके अलावा क्या किया जाए मिस जोशी? बाहर सूरत अब आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। कौन सी ख्वाहिश? यही कि आप सफ़ेद फामों की बस्ती के करीब पहुंच गई हैं। सफ़ेद फामों की बस्ती? जोजी ने ताजुब से पूछा। हाँ, जाहिर है ये जाल अफ्रीका के जंगली वैश्यों ने नहीं बिछाया होगा, क्योंकि इसे जिस अंदाज में तैयार किया गया है वो यहाँ के लोगों के लिए मुमकिन ही नहीं है। ओह हाँ, ये बात तो दुरुस्त है। इन हालात में भी तुम्हारा जहन इतनी तेज़ी से काम करता है। हाँ, तारीफ़ें किए जाओ इसकी। वो तो आसमान से उतरा हुआ ना, बिल्कुल इस सरजमीन पर। शल की चिल्लाई हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर रही मिस्टर शहलाज़र। तो मैं तुमसे कौन सा गुफ्तगू कर रहा हूँ? तुम गाओ, खूब गाओ कसीदे इसके। जब तुम्हें ये छोड़ेगा ना तो पता चलेगा। मेरा क्या है, इतना अरसा बर्बाद किया तुम्हारे लिए। शल ने गर्राई हुई आवाज़ में कहा और जोजी उसे घूरने लगी। मुझे हंसी आ गई थी। आप बेवजह नाराज़ हो रहे हैं मिस्टर शल। हालांकि मुझे आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, मैंने कहा। अभी तुम्हें क्या इख्तलाफ होगा? एक तो इसे ले भागे और दूसरे इख्तलाफ की बातें कर रहे हो। इख्तलाफ भी तुम ही करोगे क्या? शल ने सख्त नागवारी से कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कहाँ से भागा? इस वक्त हम तीनों यकजा हैं और हलाई सफ़र पर हैं, मैंने कहा। और जोजी इस खतरनाक पोजीशन के बावजूद हंस पड़ी। खुदा के लिए आदिल, खामोश हो जाओ। वो तो नीम दीवाना है और तुम भी उसके साथ दीवाने हो रहे हो। ये लड़की देखो, ज़रा ज़बान संभाल कर बात करो, दीवानी तुम खुद होगी। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारी खिदमत की, तुम्हारी मदद की। हालांकि मुझे चाहिए था मैं तुम्हें उन्हीं वैश्यों के कब्ज़े में छोड़ देता। मैं भी बिल्कुल गधा सा हूँ, बिल्कुल बेवकूफ़। मुझे तुम्हारी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। ये बात अपनी बिल्कुल दुरुस्त कही मिस्टर शेल। वाकई आप यही दोनों हैं, जोजी ने झुलाए हुए लहजे में कहा और शेल ने होंठ सींच लिए। रात की तारीकी अब इस कदर गहरी हो गई थी कि हम लोग अब एक दूसरे की शक्लें आसानी से नहीं देख सकते थे, लेकिन फासला ही कितना था। हम तीनों गुब्बारों की शक्ल में एक जगह से और फिजा में झूल रहे थे। फिर काफ़ी देर होगी। शल का हैमा जोजी के ऊपर आया तो जोजी ने गर्रा कर उसे धिक्का दे दिया। अरे अरे, अपने आप पर काबू रखो वरना अच्छा नहीं होगा, जोजी उसीले लहजे में बोली। शल ने जल्दी से हैमा उठाकर अपने सर पर रख लिया, लेकिन इन हालात में ये मुमकिन नहीं था। वो बेचैनी का शिकार नजर आते थे। जोजी, मेरा ख्याल है कि इन हालात में मिस्टर शल से दोस्ती कर लेनी चाहिए, जैसे मैं तुम दोनों से दोस्ती के लिए मरा जा रहा हूँ। शल का अंदाज किसी कदर फोहियाई लिए हुए था। फ़ायदे में रहोगे मिस्टर शल? फ़ायदा तो उसी वक्त ही शुरू हो गया था जब से तुमसे मुलाकात हुई थी। तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर तुमने जोजी के ऊपर आने की कोशिश की तो बंदूक की गोली तुम्हारे सीने पर रख कर भी चला सकता हूँ। गोली? शल के मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली और वह खामोश हो गया। काफ़ी देर तक खामोश रहा। फिर रुंधे हुए लहजे में बोला, अब मेरी उंगलियां भी जवाब देने लगी हैं। उंगलियां? उंगलियों से तुम क्या कर रहे हो? तारों में फंसाकर खुद को रोके हुए हूँ, वरना तुम्हारे ऊपर आ पड़ूंगा, शल ने बेबसी से कहा। और मैं सोचने लगा, ये तमाशा नहीं, लोहे के जाल में हम इस तरह नहीं पड़े रह सकते, कुछ करना होगा। चुनाचा मैंने जोजी से कहा, जोजी, जाल लोहे का है, लेकिन तुम इन तारों में लचक महसूस कर रही हो? हाँ, जोजी ने कहा, इनके सहारे हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा खिसका जाए, लचक की बिना पर हमारे लिए जगह बन जाएगी। देखो मैं बताता हूँ, मैंने कहा और तारों में हाथ फंसाकर ऊपर खिसकने लगा। इस तरह जोजी से थोड़ा सा दूर हो गया था और जाल में मेरे लिए जगह बन गई। जोजी भी मेरी तरकीब समझ गई। मिस्टर शल ने भी अज़राए करम यही अमल किया था। चनाचा जाल में अब एक मुसल्लस सा बन गया था। मगर ये क्या? ये तो कोई जाल है। शल का दिमाग शायद ठंडा होता जा रहा था। शुक्रिया, आपकी समझ में आ गया मिस्टर शल। अबे तो कब तक यहाँ फंसे रहेंगे? जब तक आपका दिल चाहे, आपको कौन रोकेगा? मैंने जवाब दिया और जोजी बेख्तियार हंस पड़ी।
मेरे साथ तो कभी इस तरह नहीं हंसी थी, अब बात बात पर दांत बाहर आ जाते हैं। शेल भी जल गया। इसकी वजह से मिस्टर शेल, मैं आपका बहादराना कारनामों से निजात तो मिल गई है, जोजी ने कहा, और शेल खामोश हो गया। देर तक हम में से कोई कुछ ना बोला। फिर जोजी ने गहरी सांस लेकर कहा, मुमकिन है ये जाल जंगलियों को इसलिए दिया गया हो ताकि बाहर से आने वाले लोगों को पकड़ा जा सके। हाँ, मुमकिन है। वैसे कोई भी इसमें फंस सकता है। दोनों बेवकूफ़ हो। शेल भी खामोश ना रह सका। क्यों मिस्टर शेल? ये शिकारी जाल है, शिकार का बेहतरीन तरीका। शेर भी फंसे तो बेबस हो जाए, लेकिन शिकारी शायद सो रहे हैं। आपका ख्याल दुरुस्त है मिस्टर शेल। बहरहाल ये भी बेहतर है कि आप सो जाएं, वरना सुबह तक ऊँघते रहेंगे। तुमने फिर मुझे गुस्सा दिला दिया। अभी ये कोई सोने की जगह है, शेल ने गुस्सीले अंदाज में कहा। मजबूरी है मिस्टर शेल। वैसे रात का खाना भी हम खा चुके हैं। मुझे यकीन है कि वो लोग अब सुबह ही इधर का रुख करेंगे, मैंने जवाब दिया। जोजी भी संजीदगी से सोच रही थी। फिर वो बोली, वाकई तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है आदिल। वो लोग रात की तारीकी में नहीं आएंगे, और ये भी मुमकिन है कि उन्हें खबर ही ना हो। हाँ, ऐन मुमकिन है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। हमने अपने हवास कायम रखे थे, वरना सूरत हाल काफ़ी तकलीफ दे थी। एक शदीद ज़हनी इंतशार था। न जाने अब क्या होगा। अगर वाकई वो लोग इस तरफ से बेखबर होते, और ये जाल हमारे लिए मौत का जाल भी बन सकता था। यहाँ लटके लटके हम मर भी सकते थे। लेकिन इसके बावजूद रात की तारीकी में और क्या हो सकता था। वक्त गुजरता रहा। नींद का सवाल ही क्या था। वैसे शुक्र की बात यह थी कि किसी दरिंदे की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। हालांकि हम हला में थे और ज़मीन से इतने ऊंचे थे कि कोई आम आदमी या दरिंदा हम तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन अगर कोई शेर पहुंच जाता तो आसानी से छलांग लगाकर हम तक पहुंच जाता। हालांकि लोहे के इस जाल में वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, सिवाय हमें ज़ख्मी करने के। लेकिन कम से कम जोजी और शेल का तो दम ही निकल जाता। लेकिन यूँ लगता था जैसे जंगल को दरिंदों से पाक कर दिया गया हो। वो भी सफ़ेद फामों ने इस सिलसिले में ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, मैंने सोचा। इस बार हमारी खामोशी बेहद तवील रही थी, और जब चांद निकल आया और चांद की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छन छन कर हम पर पड़ने लगी, तो मैंने जोजी की जानिब देखा। वो भी दरख्तों को देख रही थी। वैसे हमने पैरों के अंगूठे और उंगलियां इस तरह जाल में फंसा रखे थे कि हम लोग लुढ़कने ना पाए, और यही बचत थी। लेकिन इस तरह अंगूठे और उंगलियां जो जाल में फंसे हुए थे, हम ही समझ सकते थे कि उनका क्या हाल हो रहा था। जोजी, क्या तुम इस तरह सो सकती हो? मैंने नरमी से पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता आदिल। वैसे मैं सोच रही हूँ कि ये सूरत हाल तो हमेशा से ज़्यादा ख़तरनाक है। सोच कर अपने जहन को परेशान मत करो जोजी, मैंने कहा। हाँ, जाहिर है इससे कुछ नहीं मिलेगा। मिस्टर शेल शायद सो गए हैं। मैंने फिर शेल को छेड़ा, और बाहर सूरत वो मज़े की चीज़ थी कि कम से कम इसकी बकवास से ज़िंदगी का एहसास तो होता था। मेरे इस जुमले पर वो फिर चिराग पा हो गया। शेल तो जैसे चौपाया है ना, उसे वहीं पड़े पड़े कहा, और मैं हंसने लगा और जोजी भी हंसने लगी। ओहो, जाग रहे हैं मिस्टर शेल। देखा, तुम यहाँ तो मेरा पीछा छोड़ दो। तुम लोग मुसलसल मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हालांकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने तो जोजी की मदद की थी। अब अगर इसे तुम्हारी मदद मिल गई है तो ठीक है, क्या किया जाए। नहीं मिस्टर शेल, दरअसल आप हाँ चिराग पा हो रहे हैं। हमारे दिल में आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है। हम दोनों आपकी इज्जत करते हैं। हम दोनों? हाय, हम दोनों। अरे इससे पहले हम दोनों थे। समझ गए ना तुम, और आज तुम दोनों हो गए। शेल ने नाक चढ़ाकर कहा, और मुझे बेइंतहा हंसी आ गई। चाहे हम तीनों ही सही। मिस्टर शेल, खबरदार मुझे अपने आप में शामिल ना करना, मैं तुझ पर लानत भेजता हूँ, शेल ने गरा कर कहा। ठीक है, कम से कम लानत ही भेजते रहें, लेकिन बोलना तो मत छोड़िए, मैंने कहा। पागल हूँ मैं, फजूल बकवास करता रहूँ? बस खामोश रहो, मुझसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, शेल ने कहा। ठीक है, आप भी वादा करें कि हमारे दरमियान नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं तुम दोनों से इतना मुतासिर नहीं हूँ कि हाँ बोलने की कोशिश करूँ। तुम लोग जब गलत बातें करते हो तो मैं बोलता हूँ, और क्या समझे तुम खुद को? क्या मैं इतना ही फालतू हूँ? अरे जो हाल तुम्हारा है वही मेरा है। अरे देख लूँगा इन शिकारियों को भी जिन्होंने ये जाल लगाया है। मेरी राय है मिस्टर शेल, जो ही आप इन्हें देखें तो फ़ौरन मार डालें, मैंने कहा। कैसे मार डालूं? बंदूक तो तुम्हारे पास है। ओहो, बंदूक से मारना अच्छा नहीं होगा मिस्टर शेल। हाँ धमाका होगा, मैंने कहा। शेल मुझे घूर कर रह गया। जोजी थके थके अंदाज में लेटी हुई थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, आदिल नज़दीक ही आ जाओ।
क्या फ़ायदा इस जाल में भी इतनी दूर पड़े हैं, उसने कहा और शल गर्दन उठा के उसे देखने लगा। गालबन उससे ये मंजर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैंने उसे देखा और जोजी के नज़दीक पहुंच गया। आदिल, क्या वाकई सूरत हाल से छुटकारा मुमकिन होगा? दिन निकलने दो जोजी, देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा। लेकिन अगर वो यहाँ ना आ सके तो? जोजी ने परेशान लहजे में कहा। कोई ना कोई ज़रूर आएगा जोजी, और अगर ना भी आ सके तो बाहर सूरत। तारों की जाल काफ़ी मोटी है, अब ऐसा भी नहीं है कि हम इसमें बिल्कुल ही बेबस पड़े रहें। जोजी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, तुम्हारा सहारा वाकई मजबूत है, वरना मैं तो बदहवास हो गई थी। बेवकूफ़ बना रही है, तुम्हें भी बेवकूफ़ बना रही है। अगर कल इसे कोई और सहारा मिल गया और वो तुमसे भी ज़्यादा मजबूत हो तो यकीन करो इसकी गोद में जा पड़ेगी। अरे मैंने तो सिर्फ किस्से सुने थे, अब आंखों से देख भी लिया। शल ऊंधा पड़े पड़े बोला। हमने शल की जानब कोई तवज्जो नहीं दी सिवाय हंसने के। कमबख्त आदत से मजबूर था, बोले बगैर नहीं रह सकता था, और फिर हम पर गनूद की तारी होगी। लेकिन ये गनूदगी रात के किसी भी पहर में देर तक तारी ना रही। ज़रा सा भी बेसुध होते तो लड़क कर कहीं से कहीं जा पड़ते। अजीब व गरीब कैद थी, बहुत ही अजीब। यहाँ तक कि सुबह होगी। सुबह तक हमारे बदन बुरी तरह अकड़ गए, पैरों और हाथों के वो हिस्से बुरी तरह सूज गए थे जिनसे हम तारों को पकड़े हुए थे। सुबह ही और हम सब ने अपनी अपनी तारें छोड़ दी और लुढ़कते हुए एक दूसरे के नज़दीक आ गए। हमारा वजन ज़्यादा था और शल उछलकर हमारे ऊपर आ पड़ा था। देखो मिस्टर शल, तुमने फिर बदतमीजी शुरू कर दी, मैंने घर्राए हुए अंदाज में कहा, और शल बेबसी से मुझे देखने लगा। गालबन रात भर की थकन ने उसके आसाब काफ़ी कवी कर दिए थे। इस तरह खामोश रहने पर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे एक तरफ कर दिया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था, उजाला फैल गया था। मैं दिन भर इस सिलसिले में सोचता रहा। मैंने कई पहलू पर गौर किया और सुबह उठकर मैंने अपनी सोच पर अमल शुरू कर दिया। मैंने दरख्तों की चोटियों की तरफ देखा जिनमें जाल लटका हुआ था और मुझे कुंडे नज़र आ गए जो इन दरख्तों से बांधे गए थे। लेकिन सवाल ये था, क्या ये बंदूक की गोली से ये कुंडे मुतासिर हो सकेंगे? बाहर सूरत मैंने अमल करने का फ़ैसला किया। इससे दोहरा फ़ायदा था। अगर जाल ना भी टूट सका तो हम आज़ाद हो जाएंगे, और अगर टूट गया या ना टूटा तो फायर की आवाज़ सुनकर कोई ना कोई आएगा ज़रूर। कम से कम वो लोग जिन्होंने ये जाल लगाया था हमारी तरफ धमाके की आवाज़ सुन के मतवज्जा ज़रूर होंगे और हमें यूँ निजात मिल जाएगी। चुनाचा मैं सीधा लेट गया। मैंने जोजी और शल से दूर हो जाने के लिए कहा और वो दोनों चौंक कर मुझे देखने लगे। फिर जोजी ने कहा, क्या बात है आदिल, क्या करना चाहते हो? देखती रहो जोजी, कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि इस कोशिश में ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। कैसी कोशिश? बराए करम मुझे भी बताओ। और मैंने जोजी से अपना मकसद बयान कर दिया। शल भी तवज्जो से सुनने लगा। फिर उसने भी गर्दन हिलाते हुए कहा, बात तो अकल की है, मगर तुम्हारे जहन में कैसे आ गई? अफसोस मिस्टर शल, आपने सोचना छोड़ दिया। इस वजह से मुझे अपने जहन को तकलीफ़ देनी पड़ी, मैंने हंसते हुए कहा, और फिर इस दरख्त का निशाना लेने लगा जिसमें कुंडे लगे हुए थे। थोड़ी देर तक निशाना लेने के बाद मैंने फायर कर दिया। गोली निशाने पर पड़ी, लेकिन जाल कमज़ोर नहीं था। दूसरा फायर और फिर तीसरा फायर भी किया। दरख्त की शाख में गहरे गहरे सुराख हो गए थे, लेकिन जाल न कट सका जिसमें हम फंसे हुए थे। जोजी और शल परेशान सूरत मेरी तरफ देख रहे थे। शल ने जल्दी से अपना सामान निकाला और इसमें से कुछ कारतूस निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए और मैंने शुक्रिया के साथ इन्हें कबूल कर लिया। तब शल ने कहा, अगर तुम कोई ख़तरा महसूस ना करो तो लाओ, बंदूक मुझे दे दो, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। ठीक है मिस्टर शल, अब आप कोशिश करें, मैंने कहा और बंदूक शल की तरफ बढ़ा दी। हालांकि जोजी ने इस बात पर एहतजाजी निगाहों से मेरी तरफ देखा था। उसे लगा कि कहीं बददिमाग शल हम दोनों को निशाना बनाने की कोशिश ना करे। लेकिन मुझे यकीन था कि शल जैसे आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो फौरी तौर पर कोई कदम उठा सके। यूँ भी मैं तैयार था, अगर शल कोई ऐसी हरकत करता तो मैं उसे बआसानी संभाल सकता था। शल ने दरख्त की चोटी का निशाना लिया और वाकई उसका निशाना भी अच्छा था। सब गोलियां लोहे के कुंडे पर पड़ी। कुंडा काफ़ी मजबूत था, बंदूक की गोली उसे तोड़ न सकी। तब शल ने बेबसी का इजहार कर दिया और बेबस निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, नहीं, ये गोली से नहीं टूट सकता। तुम्हारा क्या हाल था मिस्टर शल? क्या मेरे सारे निशाने हटा गए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारी चलाई हुई गोलियों को भी उसी जगह लगते हुए देखा था। ठीक है, दूसरा फ़ायदा हमें इससे ज़रूर होगा। दूसरा फ़ायदा? शल ने सवालिया अंदाज से मुझे देखता। हाँ, वो लोग फायर की आवाज़ पर ज़रूर मुतवज्जा होंगे, मैंने जवाब दिया और शल खामोश हो गया।
हम इंतज़ार करते रहे और फिर मुझे अपनी कोशिश बराबर होती महसूस हुई। मैंने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। फिर 10-12 घोड़े सामने से आते हुए नजर आए और थोड़ी देर के बाद वो हमारे जाल के नीचे पहुंच गए। सबके सब सफ़ेद फार्म थे और एक ही तरह का लिबास पहने हुए थे। सबके सब स्टेन गनों से मुसल्ला थे। मैंने इन्हें बहुत गौर से देखा। वो अब हमारे नज़दीक पहुंच गए। फिर उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, क्या हाल है दोस्तों? अल्लाह का शुक्र है, मैंने बड़े पुरहुलूस अंदाज में कहा और वो हंस पड़े। किस वक्त फंसे थे? रात को। खूब सैर की, लुत्फ़ आया? हाँ बहुत। और तुम्हारे साथ कोई खातून भी हैं? अफ्रीका के हीरे, सोने की कानें किस कदर दिलकश होती हैं, क्यों खातून? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोले। जोजी खामोश रही। चलो उतारा इन्हें, दूसरे ने कहा, और थोड़ी देर के बाद जाल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया। हमारे बदन बुरी तरह मुतासर थे। सबसे पहले बंदूक पर और फिर बूढ़े शल के हैमे पर कब्जा किया गया। उसके बाद वो हमारी तलाशी लेने लगे। खड़े हो जाओ, उन्होंने कहा। हम खड़े नहीं हो सकते, मैंने जवाब दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं इतना कमज़ोर भी नहीं था, लेकिन उन लोगों के सामने खुद को दलेर और मजबूत साबित करना मसलहत के खिलाफ था। इन्हें उठाकर घोड़ों पर डाल दो, इसी सफ़ेद फार्म ने हुक्म दिया और फिर हमें घोड़ों पर डाल दिया गया। बेचारी जोजी की इस वक्त में कोई मदद नहीं कर सकता था। घोड़ों का सफ़र काफ़ी तवील था। हम कुर्बो जवार में देखते हुए जा रहे थे। इस जंगल का कुछ ना कुछ ज़रूर बना दिया गया था। हालांकि बाहर से ये आम जंगल नज़र आता था, लेकिन अंदर के हालात दूसरे थे। वो इंतहाई नफासत से तराशा हुआ जंगल था। चारों तरफ फलों के बागात थे और दरख्त फलों से लदे हुए थे। जंगल से गुजरकर हम एक पहाड़ी दीवार के करीब पहुंच गए। पहाड़ के अंदर उस मेहराब नमा दरवाजे को देखकर हमने गहरी सांस ली। पहाड़ की दीवार को दरवाजे की मानद तराशना मामूली बात नहीं थी। बहरहाल हम इसके अंदर दाखिल हो गए और फिर मेरी निगाहें फितरत हैरत से फट गईं। दीवार के दूसरी तरफ एक हसीन शहर आबाद था, फूलों से लदा हुआ शहर, रंगीन मकानात, फूलों के रंगों से हम आहंग थे। उनकी तरतीब बेहद खूबसूरत थी। वहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड और तफरीगाहें भी थी। इस जंगल में ये सब कुछ इतना ताज्जुबेज़ था कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल अलिफ लैला की बस्ती मालूम होती थी। जोजी और शल की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। हमें लाने वाले खामोशी से आगे बढ़ते रहे और फिर एक मकान के दरवाजे के करीब उन्होंने घोड़े रोक दिए। क्या तुम अब नीचे उतरने के काबिल भी नहीं? ओ नहीं दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया। ये दरअसल जाल में खड़े खड़े हमारे बदन अकड़ गए थे, लेकिन अब ठीक हूँ। इस मकान में जाकर आराम करो। भूखे हो? हाँ, सख्त भूखे हैं। खुराक मिल जाएगी, लेकिन कोई भी बेतुकी जुम्बिश मौत बन जाएगी। इस बात का ख्याल रखना। हम कोई हरकत नहीं करेंगे। हम तो तुम्हारे ममनून हैं। मैंने यही मुनासिब समझा था कि इन लोगों से नरम रवैया इख्तियार किया जाए। चंद साथ के बाद हम गिरते पड़ते इस मकान में दाखिल हो गए। बेहद खूबसूरत मकान था। अंदर दाखिल होकर मालूम हुआ कि लकड़ी के मकानात हैं, लेकिन इनकी तामीर दिलकश तरीन थी। हम बिस्तरों पर लेट गए। शल बेसुध था। जोजी भी खामोश थी। हवास को काबू में रखो जोजी। नहीं, मैं ठीक हूँ, जोजी ने जवाब दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि सफ़ेद फार्मों की बस्ती इतनी दिलकश होगी। कोई बहुत बड़ा मिशन काम पर लगता है ये लोग काम कर रहे हैं। आदिल शाह मामूली बात नहीं है। उन्होंने पूरा शहर आबाद कर लिया है, तुमने देखा? हाँ, लेकिन आखिर क्यों, खुदा जाने। वैसे उनका रवैया हमारे साथ बुरा नहीं है। अगर ये लोग हमारी मदद करें तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, शायद, मैंने मुख्तसरन कहा। फिर हम दोनों मिस्टर शल की तरफ देखने लगे। शल भी अजीब सी निगाहों से हम दोनों को देख रहा था। हमसे निगाहें मिली तो उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मिस्टर शल शायद अभी तक नाराज़ है। तुम्हारे ख्याल में मेरी नाराज़गी दूर हो सकती है? क्या तुमने मेरी गर्दन पर छुरी नहीं फेरी? आपने हमें बिला वजह ही कसूरवार समझ लिया है मिस्टर शल। हालांकि मैं तो आपके लिए बड़े ही नेक जज्बात रखता हूँ, मैंने कहा। मुझे इल्म है, अच्छी तरह इल्म है। किसी तरह लंदन पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि शल क्या है। हालात इंसान को बहुत पीछे धकेल देते हैं। चलिए, लंदन का मामला लंदन चल कर देख लेंगे, मैंने कहा। लेकिन फिर खामोश होना पड़ा, क्योंकि कई आदमी अंदर घुस आए थे। उनके हाथों में ट्रे थी जिनमें खाने पीने की कुछ अशिया मौजूद थी। हमारे जिस्मों में जान आ गई। उम्दा सा नाश्ता, और ख़ास तौर पर उम्दा काफ़ी पीकर तो यूँ महसूस हुआ जैसे हमारे साथ तो कोई बुरा वाक़या पेश ही ना आया हो। शल भी चाको चौबंद हो गया था। नाश्ते से फारिग होकर हम बैठ गए। शल के अंदाज में अब भी बेजारी थी, लेकिन हमने अब उसे तख्ता मश्क बनाना मुनासिब नहीं समझा। मैं भी सोच में डूबा हुआ था। दफ्तन शल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा था।
میں اور جوزی چونک پڑے. کہاں جا رہے ہیں شیل؟ جہنم میں وہ گرایا. ارے ایسی جلدی کیا ہے؟ موت کا تو انتظار کر لیں. ویسے آپ کی کوئی حرکت ہم سب کے لیے نقصان دہ ہوگی. میں کوئی حرکت کرنے نہیں جا رہا، شیل نے کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا. میں خاموشی سے جوزی کو دیکھتا رہا. شیل واپس نہیں آیا تھا. کافی دیر گزر گئی. تب مجھے تشویش ہوئی کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو. خدا جانے، وہ بھی تشویش سے بولی. اور پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا. پھر میں نے دروازے سے باہر قدم رکھا تو وہی سفید فام نظر آئے جو اسٹین گن لیے پہرا دے رہے تھے. انہوں نے تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا. کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں پوچھا. ابھی تھوڑی دیر قبل ہمارا ایک ساتھی باہر آیا تھا، اس کے بارے میں ہم تشویش کا شکار ہیں. کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ وہ کہاں گیا ہے؟ میں نے ایک شخص سے پوچھا اور وہ مجھے گھورنے لگا. ظاہر ہے اس دروازے سے نکلا تھا تو کہیں گیا ہی ہوگا. ویسے اس نے کہا تھا وہ ہمارے کسی سربراہ یا ایسے آدمی سے گفتگو کرنا چاہتا ہے جو کسی خاص اہمیت کا حامل ہو اور وہ ایک خاص اطلاع دینا چاہتا ہے. چنانچہ ہم نے اسے مسٹر فلپائن کے پاس بھیج دیا اور اس وقت وہیں ہے. ہمیں اس سے زیادہ اس کے بارے میں اور کچھ معلومات نہیں. ہمیں یہاں کب تک رہنا ہوگا؟ میں نے پوچھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کسی باقاعدہ پروگرام کے تحت یہاں لایا گیا ہے اور ہمارے اوپر جب تک تمہارے بارے میں کوئی حکم نہیں ملتا تمہیں یہی رہنا پڑے گا؟ اس نے کرخت لہجے میں کہا. لیکن ہمارا ساتھی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. مسٹر فلپائن اگر چاہتے اسے واپس بھجوا دیتے، لیکن انہوں نے اسے روکا ہے. اس کا مقصد ہے کہ کوئی خاص بات ضرور ہے. تم لوگ اندر جاؤ، آرام کرو. جس وقت مسٹر فلپائن کے پاس سے تمہارا آدمی واپس آئے گا ہم اسے تمہارے پاس واپس بھیج دیں گے. اور تب تک خاموشی سے اندر جا کے قیام کرو. باہر بار بار آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی تک ہمارے لیے تمہارے بارے میں کوئی احکام نہیں ملے سوائے اس کے لیے کہ تمہیں مناسب قید میں رکھا جائے. اس شخص نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی، لیکن میرے انداز میں تشویش نمایاں تھی. جوزی بھی میرے نزدیک آ کر بیٹھ گئی تھی اور میری گفتگو سن رہی تھی. میں واپس پلٹا تو اس نے تشویش زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا. میرے انداز میں بھی تشویش تھی. بوڑھا شیل خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا. یہ کم بخت بوڑھا ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے. آخر وہ کیا کہنے گیا ہے اس سے؟ جوزی نے تشویش والے لہجے میں کہا. اس سے کسی بہتری کی توقع فضول ہے، میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا. لیکن آخر وہ کیا کرے گا؟ ممکن ہے ہمارے بارے میں زہر افشانی کر کے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرے. ممکن ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا. ویسے میرے ذہن میں ایک خطرہ سا ابھار رہا تھا. میں نے ان لوگوں کو اپنی داستان نہ سنا دی. گو اس وقت شیل موجود نہیں تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ ظاہر ہے شیل جوزی کو چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا. البتہ وہ مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش ضرور کرے گا. کس سوچ میں گم ہو شاہ عادل؟ مجھے یقین ہے جوزی کہ شیل ضرور کوئی گل کھلائے گا. کم وقت گولی مار دینی چاہیے تھی اسے، جوزی نے گراتے ہوئے کہا. نہیں جوزی، ہم ایسا کسی قیمت پر نہیں کر سکتے تھے، لیکن اگر شیل نے ایسی کوئی سازش کی تو میں ضرور اسے سزا دوں گا، میں نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا. اور جوزی تشویش سے گردن ہلانے لگی. وقت گزرتا رہا. دوپہر ہو گئی. ہمارے لیے کھانا آیا اور میں نے کھانا لگانے والوں سے پوچھا. ہمارا ساتھی ابھی تک نہیں آیا. ہمیں اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہے. میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. تمہاری خواہش فلپ تک پہنچا دی جائے گی، انہوں نے مشینی انداز میں کہا اور باہر نکل گئے. میں نے جوزی کی طرف دیکھا اور جوزی نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی. جو ہوگا دیکھا جائے گا عادل، آؤ کھانا کھائیں. بس ایک وعدہ تم سے ضرور کرتی ہوں. کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا. شیل جو حرکت کرے گا میرے لیے کرے گا. ہاں ظاہر ہے اس کے خیال میں نے تمہیں اسے چھین لیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر وہ تمہیں راستے سے ہٹانے میں یا کسی جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ میرا حصول چاہے گا. ظاہر ہے عادل، میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی. حضرت عیسیٰ کی قسم، میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی. او جوزی، جذباتی مت بنو. چلو اب کھانا کھائیں. لیکن جوزی دیر تک غصے کی شدت میں پڑی رہی. بمشکل میں نے اسے کھانے پر آمادہ کیا تھا. کھانے کے بعد ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. جوزی میرے نزدیک ہی سو گئی تھی. وہ مجھ سے بہت زیادہ الفت کا اظہار کر رہی تھی. میں تمہیں بے حد چاہتی ہوں عادل، حالانکہ ہمیں ملے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، لیکن میں تم سے بہت متاثر ہوں. وہ میرے بدن سے لپٹ گئی. اچانک اسی وقت ایک دروازہ کھلا اور ہم دونوں اچھل پڑے. میری نگاہ اوپر اٹھ گئی تھی. چھت کے قریب ایک تختہ تڑہا تھا اور نیچے لٹک گیا، لیکن سوراخ سے جو شے نکل کر روشن دان میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا. مجھے صرف اس کا بدن نظر آیا تھا جو دوسرے لمحے روشن دان میں غائب ہو گیا تھا، اور یہ بدن سفید بلی کا تھا.
लेकिन छत का तख्ता किस तरह टरहा, ये बात दुनिया का कोई शख्स नहीं बता सकता था। ये क्या हुआ? जोजी खौफज़दा हो गई। पता नहीं, मैंने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। कोई जानवर था, शायद बिल्ली। शायद, मैंने कहा और दरवाजे की तरफ देखा जो बड़ी तेज़ी से खुला था। दोनों मुहाफिज अंदर घुस आए। उन्होंने स्टेन गन्नें सीधी कर ली थीं। चारों तरफ कड़ी निगाहों से देखते रहे। फिर उनकी नज़रें ऊपर उठ पड़ी और चौंक पड़े। फरार की कोशिश, उनमें से एक गर्राया। क्या मतलब? तुमने छत का तख्ता निकालने की कोशिश की थी? तुम दोनों मुझे हाथ से बेवकूफ़ मालूम होते हो, मैंने तल्ख लहजे में कहा। क्या तुम मुझे ऐसी कोई कोशिश करके दिखा सकते हो? चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो? गोया ये तख्ता निकाला गया है, इसके अलावा क्या हो सकता है? क्या ये मकान ऐसे ही कागजी है? मेरा ख्याल है कि तुम दोनों अपनी अक्लों को आवाज़ दो। अव्वल तो वहाँ तक पहुँचना ही मुमकिन नहीं। बकवास बंद करो वरना तुम्हारा दिमाग ठीक कर दिया जाएगा। वो दोनों भी चिराग पा होंगे। और फिर इनमें से एक बाहर निकल गया और दूसरा मेरे सामने ही स्टेन गन तान कर खड़ा हो गया। दूसरा आदमी शायद मेरी इस हरकत की इतला देने चला गया था। और फिर जब वो वापस आया तो उसके साथ 4 आदमी और भी थे। सबके सब कीना तोड़ नज़रों से मुझे देख रहे थे। चलो, उनमें से एक ने करख्त लहजे में कहा और मैं बाहर निकल आया। जोजी बदस्तूर मेरे साथ थी। लकड़ी के मकानात की कितारों से गुजरते हुए हम काफ़ी दूर बने हुए एक बहुत बड़े मकान के दरवाजे पर पहुंच गए। हमें लाने वाले बेहद मोहतात थे। मकान के दरवाजे पर रुककर हम इधर उधर देखने लगे और सिर्फ 2 आदमी अंदर दाखिल हो गए और इजाज़त तलब करके हमें भी अंदर ले गए। मकान काफ़ी बड़ा था जिसमें हमें कैद किया गया था। इसमें भी कई कमरे थे और दरमियान में एक हाल कमरा था। हमें इस कमरे में पहुंचा दिया गया। वहाँ सफ़ेद लिबास में मलबूस एक शख्स बैठा था। उसके बाल भी सफ़ेद थे और चेहरे से हादसा हरांट नज़र आता था। नाक तोते की चूंच की तरह नीचे को मुड़ी हुई थी और आंखें काफ़ी छोटी छोटी और इंतहाई तेज़ थी। उसने एक मकरू मुस्कुराहट के साथ हमारी तरफ देखा और बैठने का इशारा किया और जोजी उसके सामने बैठ गई। हालांकि तुमसे कहा गया था कि कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे तुम्हारी ज़ात को नुकसान हो, लेकिन तुमने फ़रार होने की अहमकाना कोशिश क्यों की? उसने इंतहाई बेतकल्फ़ी से बदतमीज़ लहजा इख्तियार करते हुए कहा। आपके साथियों ने आपको इतला दी होगी जनाब, लेकिन बराए करम आप खुद इस जगह का मुआयना कर लीजिए। अगर ये मुमकिन हुआ कि मैं छत से इतना बड़ा शहतीर उखाड़ सकता हूँ तो मैं इस इल्ज़ाम को दुरुस्त तस्लीम कर लूँगा। ओ गोया तुम इस बात का इनकार करते हो कि तुमने ऐसी कोई कोशिश की थी। मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर आप इसे खुद देखने के बाद फ़ैसला सादर करेंगे कि ये कोशिश मेरी है तो मैं इसे तस्लीम कर लूँगा। खैर छोड़ो इन बातों को। अगर तुम यहाँ से फ़रार होने की कोशिश करते भी तो कहाँ जाते? इतना होशमंद मैं भी हूँ। मैं इस जाल को किस तरह भूल सकता हूँ जिसमें मैं रात भर लटका रहा। चुनांचे यह हमाकत मुझसे मंसूब करना दूसरी हमाकत है। अच्छा बोल लेते हो। क्या नाम है तुम्हारा? शाह आदिल। लड़की का नाम क्या है? जोजी, मैंने जवाब दिया। बहरहाल मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम्हारे फ़रार की कोशिश पर बाज़ पुरस करूं। यूँ भी मैं थोड़ी देर में तुम्हें बुलाने वाला था। तुम अफ्रीका के इन इलाकों में क्यों निकल आए? मोहमजोई के शौक़ में? हीरो और सोने की तलाश पर मुस्कराया। हाँ, दौलत की हवस भी आमतौर पर इंसान को मौत के मुंह में ले आती है। इनकी मौत जो बाज़ुकात अपनी औकात से ज़्यादा सोचते हैं। उसने जवाब दिया। शायद। तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है? एशिया से। लड़की यूरोपियन मालूम होती है। ये तुम्हारे हाथ कहाँ से लग गई? बस अफ्रीका में ही हमारा साथ हुआ। हमारे एक साथी और भी है, लेकिन बराह करम आप अपना तारुफ भी करवाएंगे? मेरा नाम फ़िलिपाइन है, लेकिन आमतौर पर फ़िलिप कहा जाता है मुझे। मिस्टर फ़िलिप, हमारा एक साथी आपके पास आया था, वो वापस नहीं पहुंचा। मिस्टर शेल हैरियत से है और तुमसे ज़्यादा होशमंद है। वैसे भी उसकी रगों में मगरिब का खून है, जबकि तुम एशियाई हो, सिर्फ अंधे अमल करने वाले। उन्होंने यकीनन मेरे खिलाफ जहर अफशानी की होगी। ना भी की होती तो तुम्हारा क्या ख्याल था मिस्टर आदिल? इतना बड़ा कारखाना चलाने वाले इतने अहमक है कि तुम्हारी असलियत से वाकिफ़ ना होते। क्या तुम्हारा ताल्लुक़ इन सियाफ़ामों से नहीं जो हमारे खिलाफ बगावत करके हमें यहाँ से ये नीच सरजमीन से निकालने के ख्वाहिशमंद है? क्या तुम इन लोगों को लेकर हमारे ऊपर हमला करने के लिए नहीं आए थे और हमने उन्हें बदतरीन शिकस्त से दो चार किया था? फ़िलिप ने जहरीले लहजे में कहा और मैंने एक तवील सांस ली। यकीनन ये इतलात आपको मेरे साथी ने बहम पहुंचाई होंगी, मैंने कहा, और मेरा खून खोल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह शल की गर्दन दबाऊं। फिर वही बेवकूफ़ी की बात, मैंने कहा ना
کہ اتنے بڑے کارخانے کو چلانے والے، کیا ہم لوگ اتنے احمق ہوتے ہیں کہ تم جیسے لوگوں پر نگاہ نہ رکھیں؟ اگر بوڑھا شل ہمیں اس چیز کی نشاندہی نہ کرتا، پھر بھی جب تم میرے سامنے آتے تو میں تمہیں پہچان لیتا۔ میرے دوست، میرے پاس ایسے ذرائع ہیں جو ان وحشیوں کی بستی کو پوری طرح نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، جو ابھی تک ہمارے خلاف ہیں، ہمارے قابو میں نہیں آئے۔ مجھے علم ہے کہ تم ایک بہت بڑی حیثیت سے ان لوگوں کے درمیان رہے، اور انہوں نے اپنے مقصد کے لیے تمہیں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور تم ہی ان کی فوجوں کو لے کر یہاں آئے تھے، ان فوجوں کو جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور جو بچے وہ بری طرح بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گا مسٹر فلپ، گویا یہ بات طے ہوگی کہ تم ہمارے دوست نہیں دشمن ہو۔ رہا معاملہ مسٹر شیل اور اس کے ساتھی جوزی کا، تو ممکن ہے مسٹر شیل کی ساتھی جوزی کو تم نے بہکا لیا ہو، لیکن مسٹر شیل ہمارے ساتھی ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ مغرب سے تعلق رکھتے ہیں اور مغرب کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے۔ وہ بھی ہماری طرح ان جنگلوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مشن ہاں کچھ بھی ہو، وہ ہم سے متفق ہے، جبکہ تم ایشیا سے تعلق رکھتے ہو اور ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے، فلپ نے کہا، لیکن اس کے لہجے میں مذاق تھا۔ پھر اس نے جوزی کی طرف دیکھا اور بولا، اور آپ مس جوزی اس سیاہ فام کے ساتھ کیوں ہو گئی؟ میری مرضی، میں اس بوڑھے سور کی طرح تنگ نظر نہیں ہوں۔ اوہ مس جوزی، لیکن یہ ایشیائی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔